हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जीके एंड जीएस पढ़ रहे हैं और जीके एंड जीएस में टॉपिक है हमारा भौतिक विज्ञान। आगे हम लोगों ने जो पढ़ा है वो वीडियो आगे अपलोड है। आप लोग जो लोग भी नहीं देखे वो लोग जाकर देख लें। अब चलिए, आज का चैप्टर है यांत्रिकी। इसको पढ़ते हैं। यांत्रिकी। द्रव्यमान, बल, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। द्रव्यमान पढ़ेंगे, बल पढ़ेंगे, त्वरण, कार्य, ऊर्जा, संवेग, गति। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। मतलब नहीं समझ आ रहा है मुझे तो। कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। नई बात जानने को मिले। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग बढ़ेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। प्रक्षालन मशीन का कार्यप्रणाली का सिद्धांत है अपकेंद्रीकरण। विस्थापन वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है। अच्छा, सदिश राशि मतलब विस्थापन वेग, बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है, तो आयतन सदिश राशि नहीं है। विस्थापन वेग, बल ये सारी की सारी सदिश राशि है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में सदिश राशि क्या है? तो समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि क्या है? तो विस्थापन सदिश राशि है। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि है। सदिश राशि संवेग। मेरा आंसर है संवेग। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती वह है द्रव्यमान। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है वह है द्रव्यमान। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी। 6 आंसर हैं। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाले संख्याएं समान हो तो उसके घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित ऐसे रहता तो ऐसे दिखता साफ हो रहा। हवाओं की ऊर्जा होती है केवल गतिज। वायु शक्ति में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह है गतिज ऊर्जा। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे या हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। अच्छा, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व। कथन क्या है? एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। अच्छा, कम्प्लीटली इसका कारण क्या? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग यच परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसा क्वेश्चन तो मुझे समझ ही नहीं आता है, पता नहीं कहाँ से पूछता है एग्जाम में। इसका सही आंसर है ए और दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अच्छा, इसका आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। सही बात है, सड़क पे तो आराम से चल जाते हैं लेकिन बर्फ़ पे चलना तो कठिन है। लेकिन क्यों?
क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ओ, चलिए आगे देखते हैं। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। क्योंकि अच्छा, भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अच्छा, एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का है 10 गुना। अच्छा, एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए और वे क्रमशः एक्स, वाई और जेड दूरी पर रुके तो क्या आंसर आया है? -x बराबर वाई बराबर जेड। ये सब तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, एग्जाम के लिए बस पढ़ रहा है। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगी। अच्छा, एक व्यक्ति कार में जो बैठा है, सड़क के कार से 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आर से कम होगी। जो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है, तो उसके वेगों का अनुपात होगा 2:9। तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ होगा क्या? क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ठीक है, ये क्या है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर उल्टेगा, अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ फिसलेगा। इनमें से सही कथन है 2 और 3। अच्छा, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन क्या करेगा? अंदर के पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा। तो सही आंसर 2 और 3। ये त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है A बराबर V माइनस U बटा T। ये सूत्र है, सभी लोग याद कर लीजिए। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। यहाँ तो इतना गाड़ियाँ जाती हैं कि हम तो उससे परेशान हो जाते हैं। अब आप लोग भी परेशान होंगे। ये गुरुत्व के अधीन गति। वह वैज्ञानिक जिसने न्यूटन से पूर्व बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो ये सभी लोगों को पता होगा। इसका सही आंसर है ब्रह्मगुप्त। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया न्यूटन ने। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। वैज्ञानिक उपबंधन के जनक हैं F.W. टेलर। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता। अच्छा, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर होती है। यह यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह होता अब जितना है उसका चौथा भाग। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य तथा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह है
अब जितना है उसका चौथा भाग। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? अपरिवर्तित। लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार में के टुकड़ों के समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है। जो टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा वह है, मतलब अच्छा, लकड़ी लोहा व मोम समान आकार के टुकड़ा समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो जो टुकड़ा सर्वप्रथम, ऐसे क्वेश्चन आता है भी है। इसका सही आंसर होगा कि लकड़ी हो चाहे लोहा हो चाहे मोम हो, सभी लोग एक साथ वहाँ नीचे ज़मीन पर पहुँचेंगे। हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, हवा में लोहे और लकड़ी का समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिराने पर लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अच्छा, पहले लकड़ी, इसमें अगर लोहा और लकड़ी का समान गिराया जाए तो लोहा जो लकड़ी का गेंद जो है वो बाद में गिरेगी। दो गेंदें ए तथा बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा हैं। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई में से एक साथ गिराया जाए तो भूमि पर दोनों गेंदें ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। मतलब एक 10 किग्रा का है और एक 20 किग्रा का है। नहीं, एक 10 के ए बी क्रमशः 10 किग्रा तथा 1 किग्रा, मतलब एक 10 किग्रा का एक किग्रा। उन्हें 20 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाए तो भूमि पर दोनों गेंदें ए बी एक साथ पहुंचेंगी। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। कथन सही है, परंतु जो ये कारण है ये गलत है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन का विवरण प्रदर्शित करने वाले रेखाचित्र है। अच्छा, ये रेखाचित्र है, इसको ध्यान से देख लीजिए आप लोग। गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय में विस्थापन डी का विवरण प्रदर्शित करने रेखा चित्र है। ये ऐसे वगैरह तो नहीं दिख रहा है क्लियर, बड़ी समस्या है। एक चिकना अनतल क्षैतिज के साथ थीटा कोण का पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय है। देखिए चित्र बनाए हुए आप लोग देख लीजिए। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर सेकंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग होगा, आप लोग इसको लगाइएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल का मान 2% बढ़ जाएगा। विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण होगा 980 सेंटीमीटर। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किग्रा है और चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण इतना है तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किग्रा। भारहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति पर। सुमेलित है रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक्सरे डब्ल्यू के ट्रांटजेन, चेचक एडवर्ड जेनर। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4000 किमी प्रति घंटा की गति से घूमते। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं करते क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी गति शून्य है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। प्रत्येक किग्रा के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया रहती है। यह नियम दिया न्यूटन ने। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया है न्यूटन ने।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका आंसर है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण से। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है तो डॉपलर प्रभाव द्वारा। अपने कक्ष में एक जगह उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगातार अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है केंद्राभिमुखी बल अभिकेंद्र बल के कारण। ये क्या है? ये है, सही नहीं दिख रहा, सही तो देखो यार। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल है। इसका सही आंसर होगा प्रबल नाभिकीय बल। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही हो। अच्छा, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोलन आवर्तकाल कम हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। ऐसे में जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है उसकी गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है। इस कथन में कौन सही है? तो 1 और 2 और 4 3 क्वेश्चन आंसर इसमें सही है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है तो शीतकाल में। पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर सेकेंड। अगर किसी वस्तु को 8 किमी प्रति सेकेंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसको भी एक बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।